आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स पे दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने चार्जिंग सेक्शन 9 को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिसिमिलरिटीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम डिस्कस करते हैं कंपोजिट सप्लाई। टैक्स लाइबिलिटीज ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 जो है हमको कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में बता रही है। तो मैं पहले इसको रीड करते हैं फिर डिस्कस करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज इज डिटरमाइंड एज अंडर। तो इसके अंदर कैसे डिटरमाइन होगी टैक्स लाइबिलिटीज वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट ए है ए कंपोजिट सप्लाईज कंप्राइज 2 और मोर सप्लाईजेज। तो कंपोजिट सप्लाईज में क्या होती है, एक या उससे ज़्यादा सप्लाई होती है। मतलब एक ही गुड्स की सप्लाईज नहीं होती है, एक या गुड्स या सर्विस ही नहीं होती है, उसके साथ एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है। वन ऑफ विच इज़ प्रिंसिपल सप्लाई। जो हम एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर एक जो गुड्स या सर्विस होगी वो प्रिंसिपल सप्लाई होगी। सेल बी डिटेल्स एज ए सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। तो एक से ज़्यादा अगर हम गुड्स का या सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं कंपोजिट रूप में, तो उसमें से एक जो सप्लाई होगी वो गुड्स या सर्विसेज की वो प्रिंसिपल होगी और बाकी जो होगी वो एंसिलरी होगी, मतलब सहायक सप्लाई होगी। एंड ए मिक्स सप्लाई, पॉइंट बी है ए मिक्स सप्लाई कंप्राइज 2 और मोर सप्लाईजेज। इसके अंदर भी एक से ज़्यादा सप्लाई होगी। शेल बी डिटेल्स एज सप्लाई of that particular supply that attract highest rate of tax। अब इसके अंदर क्या होगा ये हम पहले आराम से इसको डिस्कस कर लेते हैं। मिक्स सप्लाई को भी हम डिस्कस करेंगे, पहले कंपोजिट को सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं। रीड करते हैं हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। कंपोजिट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईजेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in ordinary course of business. In simple words, it can be said that a composite supply comprises of a supply of 2 or more taxable supplies, one of which is a principal supply shall be treated as supply of such principal supply. It clearly means that in a composite supply, goods or services or both are bundled owing to natural necessities. The element in a composite supply are dependent on the principal supply। तो कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो मेन जो चीज़ है उसमें अंदर क्या होता है कि जो एक से ज़्यादा हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं साथ में कंपोजिट रूप में कर रहे हैं, जिसके अंदर एक से ज़्यादा गुड्स है और सर्विसेज है, उन पर अलग अलग टैक्स की रेट है और हम उनको साथ में सप्लाई कर रहे हैं। तो ये कब होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कंपोजिट सप्लाई है? तो जब ऐसे हमको लगेगा सप्लाई को देख के कि ये नेचुरली बंडल्ड है, मतलब इन सर्विसेज को नेचुरली साथ में ही दिया जा सकता था। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि उनको अलग अलग उन सर्विस या गुड्स को बेचा जा सकता था। उनको तो क्या वो तो नेचुरली ऐसी थी कि उनको साथ में देना जरूरी हो गया था। और इसके अंदर नेचुरली बंडल लिखा हुआ है। तो नेचुरली बंडल मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑर्डिनरी क्या होता है, उनको साथ ही प्रोवाइड की जा सकती है और उनको ऐसे अलग से बेचना पॉसिबल नहीं होता। जब हम एग्जांपल इसके प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कब नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है। हमको उसको अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर सोचना पड़ेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है कि नहीं, कि ये जो हमने सर्विसेज ग्रुप ऑफ सर्विसेज ली है, एक साथ कुछ गुड्स को खरीदा है, उनको अलग अलग खरीदना पॉसिबल था या नहीं, नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है, नेचुरली साथ में दे सकते थे या नहीं दे सकते, ये हमको डेली रूटीन लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको आसानी से समझ जाएंगे कि क्या कंपोजिट सप्लाई है। और इसका हम एग्जांपल दिए, वेयर द गुड्स आर पैक्ड, इंश्योर्ड एंड सेंड थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, देन इन सच ए सिचुएशन द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस इज ए कंपोजिट सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज प्रिंसिपल सप्लाई। तब कोई गुड्स है उसको हमने पैक किया, जैसे कोई शर्ट्स वगैरह है उसको हमने डब्बे में पैक किया, उसके बाद उसको यहाँ पे उसकी डिमांड नहीं है, उसको हमने किसी दूसरे स्टेट में भेजा, ट्रांसपोर्टेशन किया या फैक्ट्री से उसको लेना, फैक्ट्री शहर से बाहर है लेना पॉसिबल नहीं है, उसको हमने सेल्स आउटलेट पे भेजा या जो रिटेलर है उनको भेजा। तो इसके अंदर क्या हुआ, मेन सप्लाई तो हमारे शर्ट्स के कपड़े हैं, शर्ट है जो हमने बनाई स्टिचिंग करके,
अब उसकी पैकिंग का जो मटेरियल था और या उसका ट्रांसपोर्टेशन था, पैकिंग मटेरियल था, रास्ते में उसका इंश्योरेंस भी कराया। अगर गुड्स नहीं होता तो ये सारी सर्विसेज होती क्या? पैकिंग के डब्बे कोई हमसे खरीदता क्या? पैकिंग के डब्बे तो खरीदता नहीं। उसके अंदर जो कॉस्ट हुई है वो क्या होता है? वो एंसिलरी सर्विसेज है। मेन सर्विसेज का हमारा क्या हुआ? गुड्स हो गया। गुड्स के अलावा जो ये सारी सर्विसेज है ये इंडिविजुअली प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती। अगर हम शर्ट ही नहीं अगर हम बना रहे होते और बेच रहे होते तो ये बाकी जो सर्विसेज होती है वो अकर ही नहीं होती। तो इसलिए प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गया? शर्ट हो गया। ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है जिसके हम देखेंगे कि ये एक्सप्लेनेशन अगर कंप्लीट होती है तो ये कंपोजिट सप्लाई है। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डेफिनेशन एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट following are the important elements of composite supply. Such supplies can be made by a taxable person, that is registered person only. अगर ऐसे कंपोजिट सप्लाई कर रहे हैं तो वो रजिस्टर होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि 20 लाख की लिमिट नहीं हुई है तो वो फील्ड पे ऐसी सप्लाई करना चालू कर देगा। नहीं, अगर उसकी 20 लाख की लिमिट नहीं भी हुई है, मिनिमम लिमिट है जिसके बाद रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है, तो भी उस केस में क्या होगा? टैक्सेबल पर्सन उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो कंपोजिट गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, इट कंप्राइज ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई टू और मोर गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो कंपोजिट सप्लाई में क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी साथ में, या दो से ज़्यादा भी हो सकती है। गुड्स और सर्विसेज की साथ भी हो सकती है, एक से ज़्यादा गुड्स भी हो सकता है, दो सर्विसेज हो सकती है, गुड्स और सर्विसेज हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट है, सच सप्लाइज आर नेचुरली बंडल्ड एंड are supplied in combination with each other in ordinary course of business। तो ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, नेचुरली बंडल होने चाहिए, मतलब उनको अलग अलग बेचा नहीं जाता। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है? ऐसा होता है कि उसको साथ में ही बेचा जाता है। ऑन फोर्थ पॉइंट है, ऑन द सप्लाई ऑन ऑल द सप्लाइजेज सच सप्लाइज इन द प्रिंसिपल सप्लाई एंड अदर सप्लाइजेज आर एंसिलरी सप्लाइजेज। तो उसके अंदर क्या होगा? एक जो होगा वो मेन होगा गुड्स, उसके जो एंसिलरी जो सप्लाइजेज है वो क्या होगी? सहायक होगी कुछ सप्लाइजेज। जो मेन जो होगा वो जो रेट होगी उसी पे जो बाकी जो सर्विसेज या गुड्स होगी उस पर भी वही रेट एप्लीकेबल होगी। फिफ्थ पॉइंट है, कंपोजिट सप्लाई शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल गुड्स एंड टैक्स लायबिलिटी शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। तो जो रेट ऑफ टैक्स है वो जो प्रिंसिपल जो मेन गुड्स है जिस पे जो लगेगा, जिसका सबसे ज़्यादा पोर्शन है और उसके बिगर दूसरी जो एंसिलरी सर्विसेज है उसको प्रोवाइड ही नहीं करवा सकते थे, तो इस केस में क्या होगा? जो प्रिंसिपल जो मेन सप्लाई हुई उस पर जो रेट लगेगी वही बाकी अदर सर्विसेज गुड्स जो है उसके साथ में उस पर भी वही रेट लगेगी। अब इसमें तो कंपोजिट सप्लाई में तो एकदम सिंपल हो गया कि भाई नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए और रेट और टैक्स क्या लगेगा? जो मेन जो उसके अंदर गुड्स होगा जिसको हम प्रिंसिपल गुड्स या प्रिंसिपल सर्विसेज कहेंगे उसकी जो रेट होगी वो भी सारी बाकी सर्विसेज पे लगेगी। अब है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई इसको हम पहले रीड कर लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। मिक्स सप्लाईज मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाइजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single place where such supply does not constitute a composite supply. The individual supplies are independent of each other and are not naturally bundled. अब मिक्स सप्लाई और इसके अंदर क्या चेंज है कंपोजिट में? मेन चेंज ये है कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि सब जो गुड्स है कंपोजिट्स करके हम उसको बेच रहे हैं, मिक्स करके जो बेच रहे हैं सप्लाई को, उसके अंदर ये पॉसिबल था कि उनको अलग अलग बेचा जा सकता था, लेकिन उनको पैक करके एक साथ बेचा जा रहा है। इसका भी हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ए सप्लाई ऑफ पैकेज consistent of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits and fruit juice when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It cannot be treated as a mixed supply if these items are supplied separately. अब इसके अंदर मिक्स सप्लाई में जो एग्जांपल में हमने लिया ना, हमने काफ़ी बार देखा होगा ना शादियों में या फिर किसी फेस्टिवल पे हमारे लोग जो गिफ्ट लेके आते हैं उसके अंदर क्या होता है? कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, चॉकलेट्स भी होती है, केक्स भी होते हैं, स्वीट्स भी होती है, नमकीन भी होती है। ऐसा गिफ्ट पैक्स की तरह नहीं लेके आते लोग, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे होटल के साथ है तो सुबह ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, अब नहीं है, सॉरी ये तो कंपोजिट सप्लाई में आ जाएगा।
तो काफ़ी सारी ना देखते हैं ना गिफ्ट पैक होती है जो जिस पर अलग अलग उसको बेचा जा सकता था। इसमें क्या फ्रूट्स को अलग बेचा जा सकता था, स्वीट्स को अलग बेचा जा सकता था, चॉकलेट्स को अलग सेल की जा सकती थी, लेकिन उसने मिक्स कर लिया और उसको सेल कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, मिक्स सप्लाई का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेफिनेशन एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मिक्स सप्लाई। Supply of each commodity is independent and they are not naturally bonded with each other। तो इसमें मेन यही पॉइंट है कि सब कमोडिटी जो इंडिपेंडेंट है उनको अलग अलग इंडिपेंडेंट सेल किया जा सकता था, लेकिन उनको नेचुरली बंडल नहीं थी वो, मतलब उनको साथ बेचा जाना जरूरी नहीं था, वो अलग अलग बेची जा सकती थी। तो ये मिक्स सप्लाई में आएगा। अगर नेचुरली बंडल है तो फिर वो कंपोजिट में आ जाता। सेकेंड पॉइंट है एनी सप्लाई कैन बी ट्रीटेड एज मिक्स सप्लाई ओनली इन द सिचुएशन व्हेन इट इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। जो कंपोजिट सप्लाई में नहीं आएगी तो वो किसके अंदर आ जाएगी, मिक्स सप्लाई में आ जाएगी। फिर कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड है, अगर नेचुरली बंडल्ड नहीं होगा और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होगा तो वो अपना आप किसके अंदर फॉल हो जाएगा, मिक्स सप्लाई के अंदर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाइजेस एज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अटेक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। अब कंपोजिट में तो क्या किया था हमने, जो मेन जो प्रिंसिपल गुड था उसकी जो रेट थी वही सारी सर्विसेज या गुड्स पे अप्लाई कर दी। लेकिन मिक्स सप्लाई के अंदर क्या होगा कि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, सब गुड्स को अलग अलग बेचा जा सकता था। तो उन जो सब गुड्स को मिक्स किया है, 5 गुड्स को मिक्स करके बेचा जा रहा है, तो उन सब में जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वो सारे जो गुड्स या सर्विसेज है उस पर वही रेट लगेगी। जैसे उसके अंदर काजू है और काजू पे 28% रेट टैक्स है, और चॉकलेट पे 12% है, मिठाई पे 5% है, कोई है जो 0% रेट से है वैल्यू, तो भी क्या होगा, मिक्स सप्लाइड होगी तो क्या होगा, उस पर 28% की रेट से टैक्स जो सर्विसेज या गुड्स का जो सेलर है, सप्लायर है, उसको हायर रेट ऑफ टैक्स जो उसमें आइटम होगा वो सब सर्विसेज या गुड्स पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अगर काजू पे 28% है तो उसको स्वीट्स पे भी 28% लेना पड़ेगा, चॉकलेट्स पे भी 28% लेना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ और भी आइटम है जैसे फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स पे टैक्स भी नहीं है तो भी उसको उस पर 28% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मिक्स सप्लाई के अंदर क्या होता है, जो सारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट रेट होती है वो सारी गुड्स पे एप्लीकेबल हो जाती है। अब इसके अंदर कुछ डिसिमिलरिटी है बिटवीन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, उससे क्या होगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेदर पहला पॉइंट है बेसिस वेदर सेपरेट सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पॉसिबल। तो कंपोजिट सप्लाई में तो नेचुरली बंडल होता है तो नॉट पॉसिबल होता है। एक मशीन है उसको इंस्टॉलेशन कराना है तो इंस्टॉलेशन की सर्विसेज, उसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, तो क्या होगा, मशीन खरीदेगा तो ये देनी पड़ेगी। अब कोई मशीन खरीदने के अलावा कोई इंस्टॉलेशन जो मशीन खरीदेगा वही तो देगा। अगर मशीन ही नहीं खरीदेगा तो क्या वो अलग से सेपरेटली उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेज कौन मांगेगा, ऐसी सर्विसेज कौन मांगेगा, जो मशीन खरीदेगा वही मांगेगा और जो मशीन बेचेगा वही इसको प्रोवाइड करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम मशीन कहीं से और से खरीदे और उसको इंस्टॉलेशन उसका कराने के लिए, उसको स्थापित कराने के लिए हम क्या करें, किसी दूसरे मशीन बेचने वाले को लेके। ऐसा तो होगा नहीं, जिससे खरीदेंगे उसी से उस मशीन को ना लगवाएंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे उसका, तो क्या होगा, नेचुरली बंडल है ये सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या होगा, कंपोजिट सप्लाई में पॉसिबल ही नहीं होगा कि उसको अलग अलग बेचा जा सके। और मिक्स सप्लाई में तो पॉसिबल है, हमने एग्जांपल देखा ही था कि स्वीट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इसको सब स्वीट्स की दुकान पे स्वीट्स अलग बिकती है, ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे ड्राई फ्रूट्स अलग बिकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट बेचना पॉसिबल होता है, डिफरेंट सप्लाई करना पॉसिबल होता है, और कंपोजिट में नहीं होता है। कंपोजिट में नेचुरली बंडल्ड होती है। सेकंड पॉइंट है वेदर वन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, इट इज एसेंशियल दैट वन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इज प्रिंसिपल सप्लाई। अब हमने पहले एग्जांपल लिया था मशीन और उसका इंस्टॉलेशन, तो मशीन तो बहुत ज़रूरी है, प्रिंसिपल सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। इसमें तो क्या होता है 90% एक केस में ऐसे होता है कि 90% या 80% मेन गुड्स होता है, और मिक्स सप्लाई में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ना ज़्यादा वैल्यू की, सबका बराबर पोर्शन हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, लेकिन रेट क्या लगेगी, जो हाईएस्ट रेट होगी वो लगेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज द रेट ऑफ द टैक्स प्रिंसिपल सप्लाई अप्लाइजेज। इसके अंदर क्या होगा, जो सबसे जो मेन सप्लाई होगी, प्रिंसिपल सप्लाई होगी, वो कंपोजिट सप्लाई में रेट ऑफ टैक्स हो जाएगी। और मिक्स सप्लाई में क्या होगा, ऑन द डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज द हाईएस्ट रेट ऑफ
अप्लाइज टू एंटर सप्लाई। तो जो सबसे ज़्यादा रेट होगी टैक्स की उस गुड्स के अंदर वो वाली रेट हम अप्लाई कर देंगे। तो ये इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस कुछ थे जो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में। इससे जो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के, तो उससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।